रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही सही। बहुत अच्छा गाया आपने। ये एक नया टैलेंट हमारे साथ जो है आज के सिंगर का ताल्लुक जो है वो फ़न मौसीकी के नामवर ख़ानदान गोलियार से है और बहुत से ममालिक में भी आप परफॉर्म कर चुके हैं। नाम है इनका अली रज़ा और तवक्कुल ब्रदर्स के नाम से इनका बैंड है और साथ जो बैठे हुए हैं दुआ, उनका नाम पता है आपको क्या है? रोमियो। रोमियो गिटारिस्ट का नाम है। तो जनाब आज की अच्छी बात जल्दी उठना, लेकिन उसके बाद क्लासिकल और सूफी म्यूजिक जब कानों में पड़े फीलिंग्स तो क्या होंगी? आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और इतना अच्छा जब गाना वो गा रहे थे तो लिरिक्स बड़ी बड़ी खूबसूरत ये गज़ल है और लिरिक्स सुन के मुझे यही ख्याल आ रहा था जमील, रंजिश को मिटाने के लिए जो जल्दी उठेगा वही आएगा ना और जो लेट हो जाएगा वो तो रंजिश भी नहीं मिटा तो रह जाएगा। और ये बड़ी पते की बात है, एक्चुअली बड़ी पते की बात है। तो जनाब अच्छी बात का आगाज हो चुका। आज जल्दी उठना बहुत ही फायदेमंद है। इसी हवाले से आज के हमारे शो में आपके लिए बहुत कुछ होगा कि जल्दी उठने के फ़ायदे क्या होते हैं और अच्छी खुराक क्या लेनी चाहिए जब आप जल्दी उठ जाते हैं और आपका जो जहन है वो किस तरह से काम करता है। तो इसलिए हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट भी होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी, लेकिन जल्दी उठने के फ़ायदे भट्टी साहब हर रोजाना इसी टाइम पर हमारे साथ होते हैं। इसका मतलब है वो जल्दी उठते हैं। इसका मतलब है वो जल्दी उठते हैं। और नंबर 2 वो जो खबरें लाते हैं उसके लिए कितना जल्दी उठना पड़ता है या रात लेट तक जागना पड़ता है? भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जरा बताएं खबरें जो आप लेकर आते हैं एक्सक्लूसिव, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं या रात लेट तक इंतजार करते हैं खबरों का? गुड मॉर्निंग सुखेरा साहब, थैंक यू, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुखेरा साहब, जल्दी उठने के जो सेहत के हवाले से तो बहुत से फ़ायदे हैं ही सही, लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़ाती कामयाबी के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है। जल्दी उठने वाले लोगों को आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये भी मिल सकते हैं कि वो सुबह सवेरे पाकिस्तान प्रोग्राम से मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब अपना 2005 में कैरियर स्टार्ट किया तो जो मैंने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो मैंने जो कामयाबियाँ हासिल की और जो वो सफ़र जो मेरे दीगर साथियों ने 5 से 10 सालों में तय किया, तो मुझे सबसे जो मेरा एडवांटेज हासिल था, मैं दफ्तर में अपने ऑफिस में किसी भी टाइम का पाबंदी ना होने के बावजूद सबसे पहले पहुंचता रहा। सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू से थी, जिससे मेरे कैरियर के अंदर मुझे बहुत ज्यादा उससे फायदे मिले। बिल्कुल भट्टी साहब, ये कामयाबी की अलामत है, क्योंकि मैं तो बहुत देर से उठा करती थी। हमारी शिफ्ट ही ऐसे हो गई थी जब काम करना शुरू किया, और अब जब जल्दी उठना पड़ता है इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए, तो यकीन करें अब लगता है कि बहुत लंबा दिन है, आप बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि अब सही मायनों में अकॉर्डिंग टू नेचर हम काम कर रहे हैं। तो भट्टी साहब चलें फिर जल्दी जल्दी खबरें बता दें हमें। पीआईए को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नई एविएशन पॉलिसी तैयार की गई है, आज मंजूरी होने का इम्कान है, क्या खबर है ये?
जी सकीरा साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान ने एक्सक्लूसिवली नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 का मुसवदा कर लिया है। ये पॉलिसी आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पॉलिसी है। बहुत ही अहमियत का हामिल ये पॉलिसी है, चूँकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो इस वक्त महाना 3 अरब रुपये से ज़ायद खसारे का उसको सामना है, उसका मजबूरी खसारा 400 अरब से तजावुज़ कर चुका है। 1 जनवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक इजलास हुआ था, आला सतही इजलास, जिसके अंदर ये फैसला हुआ था कि कैलेंडर ईयर रवां साल के अंदर ही PI का जो खसारा है इसको रोकना है, ख़त्म करना है और PI को मुनाफा बख्श बनाना है। उसके लिए लाजिम था कि हमने दीगर इक़दामात के साथ साथ अपनी एविएशन की पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा डेंट जो गुज़श्ता 21 सालों के दौरान PIA पर पड़ा वो ये था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, यानी कि 1998 और 99 के अंदर ओपन स्काइज पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, जिसके नतीजे में ग्रेजुअली PIA को तो मुसलसल उसको खसारे की जानिब बढ़ती रही। उसके अंदर दीगर फैक्टर भी थे, लेकिन इस पॉलिसी के नतीजे में PIA को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहे, जबकि कुछ दोस्त ममालिक की एयरलाइंस इस्टेब्लिश हुई और इस पाकिस्तान की ओपन स्काइज पॉलिसी के नतीजे में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुए। ओपन स्काइज पॉलिसी ये है कि आपको पाकिस्तान के अंदर कोई आपकी ये नहीं थी कि अगर मुतलका मुल्क के साथ अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात कि वहाँ पर पाकिस्तान की कितनी फ़्लाइट्स जानी हैं, कितने सीट वाले जहाज़ जाने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और मुत्तहिदा अरब अमारात की कितनी एयरलाइन के कितने तैयारे आ सकते हैं, कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं थी। तो पाकिस्तान को PIA को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहे, दीगर ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल रहे, जिसके नतीजे में इस ओपन स्काइज पॉलिसी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। अब जो नई पॉलिसी आज मंजूर होने का इम्कान है, इसके तहत बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट किए जाएंगे, जिसके तहत जितने तैयारे किसी दूसरे मुल्कों के पाकिस्तान आएंगे, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान का 98 ममालिक के साथ मुआहिदा है, उतने ही पाकिस्तान के तैयारे वहाँ पर होंगे, उतने ही मुसाफिरों की जो सीटों की गुंजाइश वाले तैयारे होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, उसको इंश्योर किया जाएगा। पार्टी के दौर में भी PIA के साथ क्या होता रहा, भर्तियां हुई और नाजायज भर्तियां आई, नून लीग ने भी एक नाकाम पॉलिसी से PIA को खराब किया। आप जो बता रहे हैं इसका मतलब ये समझना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत कुछ खास करने जा रही है PIA के लिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ माहिरीन से भी मेरी बातचीत हुई कि इस पर जो नई पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर उनकी राय हासिल की जा सके। तो उन्होंने ओपन स्काइज पॉलिसी को ख़त्म करना पाकिस्तान के मफाद में करार दिया है और नई पॉलिसी के न सिर्फ PIA के ऊपर बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की दीगर शोबों, मुख्तलिफ शोबों के हवाले से, मौशियत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके मुरतब होंगे। अगर हम इस पॉलिसी के चंद मज़ीद अहम नुकात अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें तो इसके अंदर जो नया इक़दाम करने जा रहा है, पेड अप कैपिटल, किसी भी नई एयरलाइन सर्विस के लिए पेड अप कैपिटल की जो लिमिट थी, हद थी, वो 500 मिलियन रुपए थी, यानी कि 50 करोड़ रुपए, उसको कम करके 20 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो एक और बड़ा फैसला किया गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को, स्पेशली गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, यहाँ पर सेहत को फ़रोग देने के लिए इन एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऑपरेट करने की इजाज़त भी दी जाएगी इस पॉलिसी के तहत। और उसके साथ पाकिस्तान के दीगर बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के हवाले से भी इस पॉलिसी के अंदर एक मैकेनिज्म शामिल किया गया है। उसके साथ पहले पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर आप अपनी PIA है या कोई दीगर एयरलाइंस हैं तो वो उनकी अगर कोई नया तैयार अपने फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं तो उसकी जो उम्र की हद थी, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 साल थी, अब इसको 12 साल से बढ़ाकर 16 साल, यानी 16 साल का पुराना त्यारा भी आप अपने ऑपरेशन में उसको शामिल कर सकेंगे और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 25 साल मुकर्रर की गई है। इसके साथ एक और बड़ा फैसला किया गया, अगर किसी सूरत के अंदर कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है तो सूरत के अंदर एक बोर्ड बनाया जाएगा सिविलेशन के अंदर, जो कि उस सारे मामले की तहकीकात करेगा। और उसके साथ एक और बड़ा मामला है जो ओपन स्काइज पॉलिसी हम ख़त्म करने जा रहे हैं। कुछ इतलात ये आई हैं कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक इस बात से नाराज़ है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो हमें मौखर अदायगियों पर, डेफर्ड पेमेंट के ऊपर $3 अरब मालियत की सालाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने की कमिटमेंट की थी, अब वो रिसेंटली उन्होंने विड्रॉ कर ली है। ज़रा ये कहते हैं कि इस ओपन स्काई पॉलिसी ख़त्म करने के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात का इस हवाले से कुछ खुश नहीं है, चूँकि उनकी एयरलाइन को बहुत से डिसएडवांटेज हासिल होंगे। जितनी
फ्लाइट्स वो यहाँ से पहले जितने पैसेंजर्स वो लेकर जाया करती थी वेस्ट की जानिब, वो एडवांटेज उनको अब हासिल नहीं हो पाएगा। पीआईए जरूर रिवाइव होगा, मुल्क की मौशियत के ऊपर इस पॉलिसी की इंतहाई मनफी असरात, इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होंगे और वफाकी काबीना आज इस पॉलिसी की मंजूरी देने जा रही है। ठीक है भट्टी साहब, चलें, बड़ी अच्छी बात है कि बिल आखिर अगर पीआईए का ख्याल आ ही गया है मौजूदा गवर्नमेंट को, वी होप कि पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हो कि उस पर इंप्लीमेंटेशन भी हो सके। भट्टी साहब, अगली खबर क्या है? अगली खबर हमारी जुड़ी है हमारी ब्यूरोक्रेसी के रवैये के साथ और हमारे सरकारी खजाने और सरकारी वसाइल के बेदरेग इस मुतल्लिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यानी कि 2011 के आखिर में एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसके अंदर उस वक्त के सेक्रेटरी फाइनेंस अब्दुल वाजिद राना साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकारी गाड़ियों का मुख्तलिफ वफाकी वजारतों में उनके मातहत डिवीजन में बहुत मिसयूज़ किया जाता है। एक मुख्तलिफ अफसरान को सरकारी गाड़ियाँ दस्तयाब होती हैं, उसके बावजूद वो अपनी इंटाइटलमेंट से ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ता है। इस बोझ से छुटकारा हासिल करने के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी अप्रूव करने के बाद जारी की गई, 1 जनवरी 2012 से इम्प्लीमेंट की गई, जिसके नतीजे में ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान को जो मंथली एक उनको जो आप कह सकते हैं कि उनको एक स्टाइपेंड्स मिलना था कि आप गाड़ी सरेंडर करेंगे, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, सरकारी कार नहीं मिलेगी, आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेड 20 के ऑफिसर को 65,000 रुपये माहाना मिलेंगे। उस वक्त जो गाड़ी उनके पास मौजूद थी वो मोनेटाइज करके इंतहाई कम कीमत के ऊपर उनके हवाले कर दी गई और ये 1300 सीसी तक गाड़ियों को अलाउ करने की इजाजत थी। इस तरह ग्रेड 21 के ऑफिसर को उस वक्त की उनके जेर इस्तेमाल गाड़ी उन्होंने मोनेटाइज करवाई। उसके बाद उनको फ्यूल की, ड्राइवर की फैसिलिटी खत्म कर दी गई और 75,000 माहाना वो इस वक्त अपनी तनख्वाह के साथ हासिल कर रहे हैं। ग्रेड 22 के ऑफिसर को ड्राइवर पेट्रोल की फैसिलिटी खत्म, जो उस वक्त गाड़ी 1300 सीसी तक उनके जेर इस्तेमाल थी, वो मामूली कीमत के साथ उनको उनके हवाले कर दी गई। 95,000 रुपये वो अपनी तनख्वाह के साथ माहाना हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे, 2012 से ऑनवर्ड इन ग्रेड 20 से 22 के ऑफिसर्स ने वो एक एफिडेविट भी देते हैं कि हम किसी अब कोई और इजाफी गाड़ी इस्तेमाल हमारे जेर इस्तेमाल नहीं रहेगी, हम ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम और ना ही कुछ किसी अपने मातहत इदारे की गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अलमिया ये रहा, 2012 से ऑनवर्ड मोनेटाइजेशन होने के बावजूद, सरकारी गाड़ी अपनी मलकियत में लेने के बावजूद, माहाना 65,000 पैसे 95,000 रुपये लेने के बावजूद ये ब्यूरोक्रेट्स, ये बाबू सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। सरकारी फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, वफाकी वजारतों की और उनके मातहत इदारों की, डिवीज़न की गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त भी रिपोर्ट्स मौजूद है कि जो सीनियर अफसरान हैं, बेशतर के पास एक नहीं बल्कि 3 से 5 सरकारी गाड़ियाँ उनके जेर इस्तेमाल हैं। कोई गाड़ी बच्चों के जेर इस्तेमाल है, कोई गाड़ी अहलिया के जेर इस्तेमाल है, और वो गाड़ियां जो इंटाइटलमेंट भी जिनकी उन्हें नहीं है, इनके 1300 सीसी से ज्यादा, तो कौमी खजाने को फायदा पहुंचने की बजाय बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी की जो स्पिरिट थी, जो एक एफिडेविट दिया गया था, उसके ऊपर मनोअन, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। जो अफसरान, जो ब्यूरोक्रेट्स इसकी वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ मोनेटाइजेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए तो अब बाज़ाब्ता रूल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो आप भी दी जा सकेंगी। मोनेटाइजेशन पॉलिसी बता रहे हैं आप कि अब इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होंगे। क्या उसके लिए भी कोई कमेटी बनाई जाएगी या इन्हीं अफसरों में से जो ऑलरेडी गाड़ियां भी उन्होंने सस्ते दामों खरीद ली और उसके बाद अलाउंसेस की मद में कौमी खजाने पर बोझ भी डाल रहे हैं, क्या यही अफसरान कमेटी में होंगे? क्योंकि इस पॉलिसी को तो मद्देनजर रखते हुए किसी भी एक्शन के जरिए अमाउंट आपके अकाउंट में आनी है, यानी कौमी खजाने में आनी है। मतलब ऐसा बात सर कौन होगा जो इनको लगाम डालेगा? देखिए, ये बुनियादी जिम्मेदारी है कैबिनेट डिवीज़न की, सेक्रेटरी कबीना की, लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। 1000 से जायद गाड़ियाँ मोनेटाइज की गई, 1300 सीसी से ज़्यादा कैपेसिटी की गाड़ियाँ भी मोनेटाइज हुई खिलाफ ज़ाब्ता। उस वक्त के DFA, वजाना के DFA ने ये एतराज़ किए, तहरीरी तौर के ऊपर एतराज़ात उठाए कि बेशुमार अफसरान ने अपनी इंटाइटलमेंट से ज़्यादा कैपेसिटी की गाड़ियाँ हासिल की हैं, उनसे वापस ली जाएँ। आज तक वो गाड़ियाँ वापस नहीं ली जा सकी बदकिस्मती के साथ, और महाना 7 करोड़ रुपए हम इन ब्यूरोक्रेट्स को अदा कर रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर अमल दरामद होगा, चूंकि ये मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में लाया गया था।
कि किस तरीके के साथ सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब इसकी मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग करने के बाद कबीना डिवीजन महाना बुनियादों के ऊपर इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी इरसाल करेगा। तो अब देखना यह होगा कि माजी की वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी जिसके तहत ब्यूरोक्रेट्स ने दोहरे फायदे हासिल किए, क्या वो दोहरे फायदे खत्म होंगे और मिसयूज करने वाले इन गाड़ियों को और इस पॉलिसी को मिसयूज करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कमिटमेंट के मुताबिक क्या कार्रवाई होगी या नहीं, इसका फैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल सही। सोहेल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दोहरे फायदे के साथ साथ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना, अपनी मनमानी करना, अपने ओहदों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी, और ये नहीं सोचना कि हमारा मुल्क जो कर्जों की दलदल में फंसता जा रहा है और हम अपनी अयाशियां खत्म ही नहीं कर रहे। लेकिन अब बिलाखिर जब इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस ले लिया है, तो देखते हैं फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। 76 वर्ष की उम्र में मास्टर इनायत हुसैन इंतकाल कर गए थे। लेकिन मौसीकी की दुनिया में कंपोजिंग की जब हम बात करते हैं, म्यूज़िक कंपोजिंग की बात करते हैं, वो नज़म हो, वो गज़ल हो, उसमें मास्टर इनायत हुसैन एक एकेडमी की हैसियत रखते थे। इसलिए आज उनकी बरसी के मौके पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम भी उन्हें याद करना नहीं भूले। बिल्कुल। और चूंकि हमारे जो आज के सिंगर्स हैं वो भी क्लासिकल और सूफी म्यूजिक के ज़्यादा दिलदादा हैं, और मेरे ख्याल में आप अली लाइक भी इसी चीज़ को करते हैं कि आप लाइक यू लव टू प्ले हारमोनियम और उसके साथ फिर आप गाते हैं। डिपेंड करता है। तो एज पर वैसे ज़्यादा शौक क्या है आपका? बेसिक क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट इज अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रागास अकॉर्डिंग टू योर मूड। लेकिन एज पर कमर्शियल मैनर यू हैव टू बी क्वाइट वर्सेटाइल। हाँ एग्जैक्टली, वो उसमें तो फिर आपको लेकिन आप क्लासिकल में अपना कोई फेवरेट जो आपको बहुत बेस्ट हर वक्त गुनगुनाते हो, बड़ा अच्छा लगता हो आपको गाना, वो सुनाएं। ओके, तो एक राग है, राग कलावती उसे कहते हैं, थोड़ा सा अपबीट राग है, हो जाए सर, ठीक है श्योर। और 5 तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा जी। ठीक है। मौला मौला तना देरे ना दीन, तना देरे ना तना देरे ना दीन, तना देरे ना तना देरे ना तना देरे ना तना देरे ना दीन, आता तना दिर दिर तना देरे दीन, देरे दीन देरे दीन, तना देरे ना दीन, तना देरे ना तना देरे ना दीन, आता तना दिर दिर तना देरे दीन, देरे दीन देरे दीन, तना देरे ना दीन, तना देरे ना तना देरे ना वाओ, वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा आपका राग। और सबसे मेरे पाकिस्तान हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए ख़ास तौर पर आज की जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है आपको बहुत पसंद आएगा। अभी क्योंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप भी कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, हम जल्दी से वापस आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए अभी ब्रेक के बाद, तो स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपके लिए बहुत खास लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आगाज़ किया, जमील, सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नुकसानात भी क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं। और वो ऐसे ही बचा जा सकता है कि जब आप जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे। अभी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे मेहमान हैं जी, जिनसे हम बात करेंगे इससे जल्दी उठने से मुतालिक कितने फ़ायदे इसके। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ जवेरिया महमूद हमारे लॉ स्टूडियोज़ में मौजूद है और साइकोलॉजिस्ट अरूज मोइज हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो साइकी का कितना लेना देना है इसमें? आपका दिमाग क्या सोचता है जब आप अलार्म को स्नूज पे लगा देते हैं कि 6 और 5 मिनट बाद उठूंगा, फिर अलार्म बजता है, फिर स्नूज पे लगा देते हैं उसको, ठीक है, इस तरह 2-3 घंटे आप मजीद सो लेते हैं, तो पहले अलार्म पे क्यों नहीं उठते? ऐसे लोगों की साइकी क्या कहती है, इस पे भी जरा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अरूज के पास ही चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम अरूज आपकी तरफ आएंगे क्योंकि बड़ा कॉमन सी बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, बच्चों को भी इर्द गिर्द भी हम यही सुनते हैं, अपने करिकुलम में इवन हम यही पढ़ते हैं कि बड़ी जल्दी उठना है, उठने के बड़े फ़वाइद होते हैं। तो फिर भी लोग देर से क्यों जागते हैं? तो सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप कितने बजे उठती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। मैं जो उठती हूँ, अगर मेरे पास कोई पर्पस हो कि मुझे दिन में भी कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल सुबह शो पर आना है या सुबह मेरा जिम होता है वो करना है, सो एट दैट टाइम मुझे सुबह उठ जाती हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई काम पूरे दिन में नहीं होता, देन आई वुड लाइक टू स्नूज एंड स्लीप अ लिटिल लॉन्गर देन आई एम सपोज टू। हाउएवर, जो दिन में सुबह उठने की बात है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यस, आपका मेटाबॉलिक रेट आपका सही रहता है अगर आप सुबह जल्दी उठो और रात में जल्दी सोएं। लेकिन इसके अंदर इंसान के लिए अपना पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं लोग जो हैं वो सुबह उठ नहीं सकते, सुस्त होते हैं, स्नूज करते हैं, कभी टाइम पर नहीं पहुंचते, क्योंकि मे बी हो सकता है जो सुबह नहीं उठ सकते बच्चे या खवातीन या लोग, वो इसलिए नहीं उठ पाते कि उनके पास दिन के लिए कोई पर्पस नहीं होता, कोई काम नहीं होता है करने का जो उनकी ज़ात से बड़ा हो। अगर वो काम उनके पास हो तो उनके लिए सुबह उठना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आपको सुबह उठने के अपने फ़वाइद ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अब एक कोई रीज़न होना चाहिए उठने के लिए, सो दैट वुड मेक इट ईजियर फॉर यू। अच्छा, तो अरूज ये कहिए ना कि लाइक क्या फ़ायदे हैं अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लाइक आप बहुत फ्रेश फील करेंगे या आपका दिमाग अच्छा चलेगा। अच्छा। या अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी यही कहा जाता है कि जो सुबह सवेरे उठ के आप पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको लॉन्गर टाइम आपको याद रहता है। ये फ़वाइद बताएं। अच्छा, देखिए, दुनिया जो है ना, इसको आप इस तरह समझे, जो हमारी दुनिया आसपास हमारा एनवायरनमेंट है वो एक टाइम से चल रहा होता है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है बॉडी के अंदर, उसी तरह एनवायरमेंटल क्लॉक भी होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में टाइम चल रहा है। सुबह लोग अपना काम शुरू करते हैं, रात को ख़त्म करते हैं। सुबह उठने का फ़वाइद ये होता है कि आपके पास दिन में बहुत सारा टाइम होता है कि आप बहुत सारे काम उसमें कर सकें। However, on the second point is कि yes, अगर आप जो बच्चे सुबह नहीं पढ़ते उसका मतलब ये नहीं वो शाम में नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ तो किसी टाइम भी सकते हैं, आप एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, बट सुबह उठने पे जोर इसलिए दिया जाता है कि आप अपने टाइम पूरे दिन में आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें, कि जो काम आप 3 दिन में कर सकते हैं देर से उठने के बाद, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो वही काम 1 दिन में भी हो सकता है, बिकॉज यू विल हैव मोर आवर्स इन योर हैंड। सो दैट्स वाई दे से वेक अप अर्ली। बट इट डजंट मीन कि इफ यू आर वेकिंग अप लेट, अगर आप दोपहर में लेट उठ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको याद नहीं रहेगा या आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मोस्टली इट्स अबाउट मैनेजिंग टाइम, एंड यस, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद योर मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी के अंदर होता है आपके। ठीक हो गया। आप कह रही हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं और डेफिनेट आपके पास एक सॉलिड रीज़न है अगर जल्दी उठने की, तो आप उठते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो फिर आप स्लो भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो इस वक्त हमें हमारे नाजरीन देख रहे हैं जमील, हम उनके लिए भी ज़रूर कहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर आप में से कोई जल्दी उठता है और उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं उसे और वो बहुत से काम निपटा लेता है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो हमें कॉल करके शेयर कर सकता है। और जो लोग देर से उठते हैं, समटाइम बहुत बुरी आदत भी पड़ जाती है कि आप दोपहर तक सोते रहते हैं, आपको कोई काम है या नहीं, और फिर आपके बहुत से काम लेट हो जाते हैं, तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और वो लोग जो क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, और वो लोग जो उठना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं जाता, तो वो हमें कॉल करें, हम उनको टिप्स देते हैं कि आपको कैसे उठना, अलार्म लगाएं और हर 2 मिनट 5 मिनट तक का अलार्म लगाएं, ऐसे है। तो जवेरिया, सुबह उठने की जब हम बात करते हैं तो नाश्ते के मुतालिक भी यही मिथ है जी, नाश्ता जो है वो करना चाहिए, बल्कि एक कहावत भी है कि तीनों टाइम के खाने को जोड़ा जाता है जिसमें नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। तो सुबह क्या इसीलिए उठना चाहिए क्योंकि हमें नाश्ता करना है?
आप देखिए कि ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो लोग ज़िंदगी में सुबह उठते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो 2 बजे उठते हैं उनका ज़रा टेन्योर डिफरेंट होता है लाइफ में। कुछ लोग वो भी होते हैं जो रात 4 बजे सोते हैं और सुबह 2 से 4 बजे उठ रहे होते हैं, पर आप ये देखिए कि वो लोग अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और ऑन द अदर साइड जब हम हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलनेस की बात करते हैं, जब हम ग़ज़ाइयत की बात करते हैं, तो जैसे आपको पता होगा जहाँ हेल्थ है वहाँ पे सेहत है तो सब कुछ है। और सेहत है, आपकी तमाम ऑर्गन्स ठीक हैं, आपका मील टाइम ठीक है, यानी आप सही टाइम पर मील कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत से टेस्ट से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो वक्त आपका ज़ाया हो सकता है उन वजूहात की वजह से आप उससे बचते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मील मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के इसको थोड़ा ना स्प्लिट करते हैं हम अभी टॉपिक को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से हमें थोड़ा निकलना है। हमारा फोकस ये है लेट उठने के नुकसान क्या हैं और जल्दी उठने के फायदे क्या हैं। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो लोग लेट उठते हैं टाइम मैनेजमेंट के अलावा उनकी बॉडी को क्या इफेक्ट होता है? क्या स्टमक खराब होता है? पेट की बीमारियां होती हैं? क्या वो बहुत ज्यादा हर वक्त सोने की कैफियत में रहते हैं? इस तरह का कुछ होता है? बेसिकली आप ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, अक्सर औकात मैंने ऐसी डोमेस्टिक घरेलू खवातीन को देखा है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट भी स्किप करती हैं और 1 से 2 बजे उठती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो आउट हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ऑन द अदर साइड वो लोग जो सुबह उठते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, लाइफस्टाइल में, चीज़ों में बीमारियां भी कम होती हैं उनको, क्योंकि टाइमली आप जब मील कंज्यूम करते हैं, ऑन द अदर साइड आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एनजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि सुबह का जो एक टाइम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला रात सोने के लिए और दिन जागने के, काम करने के लिए बनाया, तो जब हम उस वक्त के हिसाब से अपने आप को लेके चलते हैं तो हमारी बॉडी पे भी उसके असरात होते हैं। जी, तो आप जल्दी उठ जाती हैं? जी, बहुत अक्सर औकात पे बहुत जल्दी भी उठ जाती है। आई एम वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम, बट समटाइम्स जब एक्स्ट्रा ओवरवर्क या एंजाइटी होती है या समटाइम्स लेट नाइट तक कोई ना कोई प्रेजेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, तो उसमें वो स्नूजिंग और अलार्मिंग वाला सिस्टम भी चल रहा होता है। सही, लेकिन आप जल्दी उठती हैं? बिल्कुल, आई एम वेरी पंक्चुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ओके, तो हमारे व्यूवर्स में से कौन लेट उठता है वो हमें कॉल करें, हम उनको बताएंगे क्या नुकसान है और जल्दी उठना चाहता है। अच्छा रूज, ये कहिएगा, लेट उठने के नुकसानात पे पहले बात करते हैं। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है आप पर, काम को लेकर, आपकी एक्टिवनेस को लेकर, आपकी लेजीनेस को लेकर? इस पे जरा रोशनी डालें। अच्छा, लेट उठने जो वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसका प्रोक्रेस्टिनेशन। वो चीज़ों को टालते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल उनको कोई काम करना है जो दोपहर के 12 बजे करना है या सुबह के 11 बजे करना है, एंड दे वेक अप अराउंड एट 10 और 11 अराउंड दैट टाइम, तो कहेंगे यार आज लेट हो गया, कल कर लूंगा। अगेन उनके पास वो काम, और जब वो काम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो कि नहीं कर पाते सुबह उठना, जल्दी उठने की वजह से, बिकॉज दुनिया तो जल्दी उठ रही है, आप अकेले नहीं उठ रहे हो एज एन अ पर्सन, तो फिर क्या होता है उस काम का, उस डिले करने का, उस प्रोक्रेस्टिनेट करने का स्ट्रेस ब्रेन पे पड़ता है आपके, और जब वो स्ट्रेस आपके ब्रेन पे पड़ता है देन यू फील लेथार्जिक द होल डे, क्योंकि आप उसी एक पुराने पेंडिंग काम के बारे में सोच रहे हो तो जो आपका नहीं हुआ है। सो यस, द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंस कि आप जो काम नहीं कर पाते पूरे दिन में, वो आपके ऊपर पेंडिंग एक पाइल अप बनता जाता है, वो पाइल आपके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और जब वो स्ट्रेस क्रिएट करता है तो कैरी ऑन कैसे करता है कि आप नेक्स्ट नाइट नहीं सो पाते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो पुराने पेंडिंग काम के बारे में, एंड देन यू अगेन वेक अप लेट। सो इट्स लाइक अ साइकिल दैट कीप्स गोइंग ऑन, क्योंकि आप एवरी टाइम यू आर इन स्ट्रेस, देन मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, एंड देन मुझे सुबह जल्दी उठना है। अक्सर लोगों के साथ मसला ये होता है जो सुबह उठने की कोशिश बड़ी करते हैं, जिनको होता है कि सुबह कल मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगी या करूंगा, या कल सुबह जल्दी उठ के मैं इस मीटिंग पे जाऊंगा या जाऊंगी, या कल मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगा, वो नहीं सो पाते पहली रात को, एक रात पहले, इज बिकॉज वो ये सोचते रहते हैं कि सुबह मुझे उठना है, एंड ये थॉट कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, सबका ब्रेन जाग रहा होता है, और जब आपका ब्रेन बिल्कुल काम कर रहा है, एक्टिव है, आप हर वक्त सोच रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू स्लीप। सो समटाइम्स ये थॉट होता है कि मुझे उठना है, जागना है, काम करना है सुबह उठ के, वो लोग मोस्टली रात को नहीं सो पाते, बिकॉज दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। जिस स्ट्रेस का आप बता रही थी कि अगर काम डिले होता है, लेट उठते हैं, तो वो ज़ाहिर है आपके ज़हन में एक स्ट्रेस चलता रहता है जो दूसरे दिन तक जाता है, फिर आप उसी वजह से लेट सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी आप लेट ही जागते हैं, तो उससे जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपके माइंड को, आपके जहन को कितना डैमेज करता है?
अच्छा देखिए, स्ट्रेस किसी भी तरह का होगा ना, अगर कुछ हद तक स्ट्रेस अच्छा भी होता है इंसान के लिए, बिकॉज वो आपको हेल्प करता है उठ के काम करने के लिए कि यार मुझे ये डेडलाइन पूरी करनी है। बट कब अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग कर जाए तो वो बहुत सारी जहनी बीमारियों में तब्दील हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो अक्सर रात को जागते रहते हैं इसी स्ट्रेस में कि सुबह मुझे रात को सोने की कोशिश करते हैं बट स्टिल जागते रहते हैं कि सुबह हमें काम करना है, दे ऑलवेज गो थ्रू अ साइकिल जिसके अंदर वो अपने आप को कंडेम कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। तो वो सेल्फ टॉक बहुत करते हैं, बिकॉज वो एक टाइम होता है जहाँ पे आपके पास लोग बहुत सारे बात करने वाले नहीं होते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस रात को कम हो जाता है। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस कम होता है, मोस्टली या तो लोग नेट पे लगे होते हैं या तो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, एंड दे आर थिंकिंग एंड रीडिंग थिंग्स, या तो वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं। एंड जब वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो वो एक ही साइकिल में स्ट्रेस की फंसे हुए होते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, एंड दे स्टॉप सीइंग द पॉजिटिव थिंग्स इन देम। तो वो जो एक होती ना आपके अंदर कि आपने क्या क्या अचीव किया, क्या अकम्पलिशमेंट्स है आपकी पूरे दिन में, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, क्योंकि ना कोई चीज़ आपको रिमाइंड कराने के लिए होती है उस वक्त, ना आपके पास कोई ऐसी चीज होती कि बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्लीप एंड यू आर अनेबल टू, तो आप हमेशा उस एक फेलियर साइकिल में चले जाते हो। अच्छा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर आप इसको समझे। जैसे अभी खातून का कॉल आया, उन्होंने कहा रात को मेरी आंखों में नींद भी होती पर मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा, इसका बहुत रिलेशन हो सकता है इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, सो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आंखों में नींद है और ये सो नहीं पा रही, या तो ये कोई जहन में सोच लेके बैठी हुई है, या तो इनको सोते वक्त ये लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें मिस कर जाऊंगी। अब ये डिपेंड करते हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि आप सुबह क्या करती हैं, आप जॉब करती हैं, आप हाउस वाइफ हैं, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन कि वो रात को क्यों नहीं सो पा रही है। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं हम सुबह जल्दी उठने के फवायद पे, कि आप लेट उठते हैं तो आप क्या खो देते हैं, कितना आपकी बॉडी को इफेक्ट होता है, वो हमने बात कर लिया। अब आपको एडवांटेजेस क्या होंगे, पाएंगे क्या आप? तो जवेरिया आप पहले बताइए कि बॉडी इफेक्ट्स क्या होंगे जल्दी उठने के, हाउ एक्टिव विल यू फील, कितना अच्छा आप काम को भी स्किन कितनी अच्छी होगी। देखिए मतलब ज़िंदगी कुछ ऐसे होता है कि चाहे वो खाने पीने में हो या ज़िंदगी गुजारने में हो, जब आप उसको बैलेंस यानी मतवाजन लेके चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन और अच्छी गुजरती है। और इवन ऑन द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बीमारियों से भी बचते हैं, और ऑन द अदर जो हमारे ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी हैं वो हम वक्त पे अंजाम देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो 12 और 1 o'clock तक अपने तमाम काम एंड कर चुके होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अपना एक ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक लॉन्ग टेन्योर मिस आउट करते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी चीज़ें होती हैं, और फिर वो लेटर लास्ट बट नॉट लीस्ट वो रिग्रेट करते हैं। वो रिग्रेट उनको साइकोलॉजिकली, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी तमाम चीज़ें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जिस मतलब एक इंसान है, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए, जो ब्रेकफास्ट सुबह 8 to 10 में कर रहा है, और सेकेंडली जो कि लंच इंसान टाइमली कर रहा है, और दूसरा इंसान अगर ब्रेकफास्ट दोपहर 1 बजे के या 2 बजे के बाद कर रहा है, तो उनकी जो बॉडी में होने वाली चेंजेस हैं, नंबर 1 हार्मोन चेंज होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इट कंटेन्स द वेगस नर्व और सीरोटोनिन हार्मोन्स और डिफरेंट हार्मोन्स जब अपनी जगह पे सीक्रेट होकर रेगुलेट नहीं होते, तो उससे नंबर 1 एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, क्योंकि पहले आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपके काम टाइम पे नहीं हो रहे होते, उसके बाद आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। लेटर ऑन क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कमिंग अप और मतलब आप सब चीज़ों को फुलफिल करना चाहते हैं, पर उस तरह से आप उसको अचीव नहीं कर पाते अपना गोल, और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी डेवलपिंग कंट्री कहते हैं सेहतमंद कौमों का और तेज़ रफ्तार कौमों की एक पहचान है कि वो वक्त के पाबंद हैं, और वक्त की पाबंदी यहाँ से भी सीखी जाती है। मैंने मतलब आई हैव सीन सम चाइनीज़ टू दे अप एट 5 एंड उसके बाद उनका जो शाम उनका लास्ट मील होता है वो 5 to 6 यानी शाम 5 से 6 बजे तक होता है। तो हम लोगों के जब मील्स आप उठ दोपहर को 1-2 बजे रहे हैं, और उसके बाद लास्ट मील आपका 11 से 12 बजे है, तो आप ये सोचें कि आपका पेट भी निकल रहा है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी हैं, आप डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप उस तरह से अपने आप को ठीक फील नहीं कर रहे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सी आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें। यस, कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? मैमूना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप? हाँ ठीक जी, ठाक। अच्छी हो? बहुत शुक्रिया जी।
कैसी हैं आप मैमूना जी? ठीक है आप? पूछना क्या चाहेंगी आप? मैं सुबह जल्दी नहीं उठती है, ये मेरी बेटी है मेमुना, सुबह देर तक सो जाती है। पहले तो आप ये बताएं, आप कराची से कॉल कर रही हैं और पठानों की तरह बोल रही हैं। तो हम गिलगित के हैं, गिलगित हुंजा के। देखा। अच्छा, तो ये बेटी आपकी क्यों जल्दी नहीं उठती? ये क्या करती है? बस सो ही रहती है, जिधर भी बैठे उसको इतना नींद आती है, बिल्कुल उठ नहीं सकती है। तो इसकी एज की उम्र कितनी है? उसकी 13 साल है। अच्छा, तो स्कूल वगैरह नहीं जाती आपकी बेटी? जी स्कूल जाती है, पढ़ती है? जी जी 9 क्लास में है। अच्छा, तो स्कूल जाके भी सो जाती है? नहीं, उधर अच्छे नंबरों से पास होती है, हमेशा A ग्रेड आती है, प्लस लाती है। ये तो फिर अच्छा, ये तो फिर एक अलग कहानी हो गई। फिजिकल एक्टिविटी करती हैं? क्या? हाँ बस। ओके, ठीक है जी। हाँ ठीक है, हम आप शो देखती रहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी के ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप चाहती हैं वो उठे, एक्टिव हो, घर के काम करे, आपका हाथ बटाए, तो उसके लिए भी हम एंड में टिप्स लेंगे। कुछ खाना पीना ऐसा बन जाए कि आप जल्दी उठ जाएं या आपको जल्दी नींद आ जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल, आप टिप्स लें, किन से लेना चाहिए? सबसे पहले तो एक्सरसाइज कोई पूछते हैं ना अरूज से, कि ऐसी कोई एक्सरसाइज कि आप जब लेटे हैं तो आपकी से नींद आ जाए और आप ये सोचें कि आपने जब उठना है तो आपकी जब पहली दफा आंख खुले तो आप क्या करें फौरन से कि आप बेड से उठ जाएं। ठीक। अरूज जी, आपके लिए एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। जो लोग रात को जल्दी सोना चाहते हैं और अपना टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि अपना खुद का डिसीजन लें कि यस मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बिकॉज बचपन से हम सारे इसके फ़वाइद सुबह उठने के और नुकसानात हम सबको पता है, लेकिन हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो अपना एक डिसीजन ले कि यस मुझे रात को जल्दी सोना है और सुबह उठना है। अच्छा, रात को जल्दी सोना क्यों ज़रूरी है सुबह उठने के साथ साथ साइमल्टेनियसली? बिकॉज आपको अपनी रेम स्लीप कंप्लीट करनी पड़ती है, स्लीप साइकिल आपको अपनी पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक हो ठीक गया। है, लिए आप सिंपल एक करेंगे कि जब आपने पूरा काम कर लिया अपने दिन का और अब आपको पता है कि मुझे सोना है, फर्स्ट थिंग अपना मोबाइल उसको आपने स्विच ऑफ करके अच्छा अरूज, एक काम करते हैं, मोबाइल यूज नहीं करना सोते हुए, ठीक है, ये टिप्स आपसे लेते हैं, इसको कंटिन्यू कीजिएगा एक ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे सास बहू की। सास भी कभी बहू थी, हर चीज़ ये गागा सास करा। क्यों भूल जाती है, या शायद उनके बैक एंड पे होता है तो उन्होंने वैसे ही ट्रीट करना होता है। खैर, सवाल इतने ज़्यादा नहीं हम रेज करेंगे। बेसिकली जो हमारा आज का मुद्दा है वो ये है, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव भी है, हर घर का मामला है, और हर घर के इस मामले में हम नहीं चाहते कि कोई तल्ख सवाल, इलॉजिकल या इस तरह के कोई हो। हमने स्ट्रेट एक सवाल रखना है, क्या सास मां बन सकती है? वो सास बेशक लड़के की हो या बेशक लड़की की हो, तो क्या जैसे उसके अपने बच्चे होते हैं, उसका बेटा या बेटी, तो क्या सास के लिए भी उसकी बहू या दामाद, उनके लिए वो मां बन सकती है? तो ये है हमारा आज का सवाल। बिल्कुल, और इसके लिए आप जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं लाइव कॉल कर सकते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस, और हमें सासें भी फ़ोन कर सकती हैं, हमें बहुएं भी फ़ोन कर सकती हैं, हमें दामाद भी फ़ोन कर सकते हैं, और हमें दामाद की सास भी फ़ोन कर सकती है। ठीक बोला है ना? तो आप सब हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आज के इस टॉपिक का मकसद बहुत सी अवेयरनेस के साथ साथ इस रिश्ते की हसासियत को उजागर करना है, ताकि हर घर में जो आज हम मिलवाएंगे भी सही, अच्छी जो रिलेशनशिप होती है दो रिश्तों के दरमियान, चाहे वो दामाद सास का हो, सास बहू का हो, वो बहुत अच्छे से कायम हो और हर तरफ खुशहाली और ग्रीनरी हो। नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल यस, तो छोटा तंग ज़हन पैनल भी नहीं, मौजूद है, बड़ा ज़हन हो। यस, पैनल का तारुफ करवाते हैं जी, मैच मेकर दीबा हैं हमारे साथ। कैसे रिश्ते आते हैं इनके पास और क्या डिमांड्स आती हैं, लड़के वाले क्या देखते हैं, लड़की वाले क्या देखते हैं, और बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी बातें इनसे करेंगे। उसके अलावा जी हमारे साथ जो है ना 2 सास बहू हैं, नाम ये खुद बताएंगी।
और ये क्या इनका शुरू के फेजेस क्या थे, बाद में क्या थे, अब कैसे हैं, ये सारा कुछ इनसे हम पूछेंगे। और हमारे पास अरूज मोइस भी इस पैनल का हिस्सा हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। उनसे हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, ऐसा क्यों नहीं होता। जवाब दे दें, ऐसा क्यों नहीं होता। सर ये हम अक्सर कहते हैं कि भाई सास जो है वो माँ नहीं बन सकती या क्यों नहीं बन सकती, तो उसका रेसिप्रोकेट ये भी होता है कि जो बहू है वो बेटी क्यों नहीं बन सकती या बेटी क्यों नहीं बनना चाहती। इसके अंदर दोनों रिलेशनशिप जो है वो हैंड बाय हैंड चलते हैं, हैंड इन हैंड है, और इन दोनों का जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली सिर्फ मर्द के ऊपर पड़ता है, इज बिकॉज दोनों उसके अटेंशन चाह रहे होते हैं। अच्छा, सास के साथ जो मतलब लड़के की माँ है उसके साथ बच्चे का रिलेशनशिप जब से उसने पैदा किया, पाला है, उम्मीदें हैं, और ये उम्मीद होती है कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और फिर ये थ्रेट आ जाता है कि कोई नया शख्स आ गया है जिसको वो ज़्यादा अटेंशन दे रहा है तो मेरा बच्चा मुझे छोड़ देगा। सो ये जो माइंड सेट है जो बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस से बना हुआ है हमारा, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में। जो सास है वो बहू को बड़ी अच्छी नीयत से अपने घर लाती है, अमूमन, मैं नहीं कहूँगी इन एवरी केस, बट अमूमन बड़ी अच्छी नीयत से अपने घर लाती है ब्याह के अपने बेटे के लिए। लेकिन होता ये कि जैसे ही बच्चे का ध्यान या थोड़ी सी साइड बीवी की तरफ चली जाती है तो वहाँ सास को बुरा लगता है, और जहाँ वो अपनी माँ की थोड़ी साइड लेता है वहाँ बीवी को ऐसा लगता है कि मेरा शौहर मेरा नहीं है, या वो मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे प्यार नहीं देता। तो यहाँ पे प्यार और एक्सपेक्टेशन, प्यार का और उम्मीदों का क्लैश होता है। जब ये क्लैश आता है तो रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। सही, प्यार और जो एक उम्मीदें हैं उसका जो क्लैश होता है उससे ये रिश्ते में दरार पड़ती है। तो दीपा जी, आप चूंकि मैच मेकर हैं, बहुत सी माएँ आपके पास आती होंगी बेटों के रिश्तों के लिए भी, और बहुत सी माएँ बेटियों के रिश्ते के लिए भी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो एक माँ बेटे के रिश्ते के लिए आई है उसकी डिमांड क्या होती है, कैसी बहू होनी चाहिए? क्योंकि बाद में यही देखा जाता है वो बहुत प्यार से ब्याह कर लाते हैं और फिर वो क्लैशेस का स्टार्ट हो जाता है। नहीं, सबसे पहले तो खूबसूरती जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद फिर फैमिली, एजुकेशन, सब चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है लड़के का भी और उसकी वालदा का भी खूबसूरती के ऊपर होता है। तो ये आपके पास भी ऐसे केसेस बाद में आप एक्सपीरियंस्ड हुए जिनकी आपने शादी कराई, सास बहू की आपस में ना बनी हो? जी जी, बिल्कुल आती है, हमें कॉल्स आती हैं कि जी इस तरह आपने करवाया, इस तरह कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हमें आती हैं। लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम मतलब काउंसलिंग भी उनकी करें, उनको पहले समझें कि उनकी वजूहात क्या हैं, उसके बाद फिर दोनों साइड्स को लेके समझाना भी पड़ता है। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कम ही हुआ है। तो ऐसे कैसे जो केसेस आते हैं आपके पास, नॉर्मली उसमें क्या वजूहात होती हैं? यही होता है कि आपस में किसी न किसी वजूहात पे मतलब नज़रियात नहीं मिलते। मतलब अगर ज़्यादा छोटी एज की होती है तो जनरेशन गैप कह लीजिए, सास का और उसका एक आ जाता है वो मतलब। और बाकी ये कि ज़ाहिर है कि जब बहू आती है तो वो एक नए माहौल में आती है, तो उसको स्पेस देनी चाहिए। जब आप स्पेस नहीं देंगे तो वहाँ पे आपके यही आएगा, क्लैशेस आते हैं। सही, बस ये बात। ओके, अच्छा जी, दो चीज़ें जो दीबा ने भी और उरूज ने भी डिस्कस की, प्यार, उम्मीद, एहसास, टाइम, अटेंशन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्प्लिट होने लगती हैं, सो कॉल्ड हो नहीं रही होती बेसिकली। तो इस डर से जो है वो ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। जी हाँ, कराची से हमारे साथ याहिया कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या पूछना चाहेंगे या क्या शेयर करना चाहेंगे एक्चुअली आप? वालेकुम अस्सलाम। देखें, पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूं बहुत सारे शोज का, लेकिन मैंने आपकी पहले दफ़ा आपके प्रोग्राम में फ़ोन किया। अच्छे पिकअप करते हैं बिशूफ, और उरूज मेरी बहनों की तरह है, और उरूज और उनके फादर जो हमें गाइडेंस देते हैं ना, वो हमें मतलब मशाले राह है, यकीन करें, क्योंकि बहुत ट्रूली और बड़े सिंसियरली करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सास और बहू का रिलेशनशिप ना हमारे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, इट्स वेरी रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। देखें, एक जो इनमें आपकी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि एक स्पेस देना चाहिए। कोई भी लड़की अगर किसी घर में आती है तो माँ को रियलाइज करना चाहिए
कि वो मेरी बेटे की वाइफ बन चुकी है, उसके लाइफ पार्टनर बन चुकी है। तो आप अपना पावर थोड़ा सा शेयर करना सीखे, थोड़ी सी कुंजियां उनके हवाले भी करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हुकूमत में हो कहीं भी हो, तो मेरे फादर कहते थे कि नाइंसाफियां घरों से शुरू होकर कोर्टों तक जाती है। तो एक्सेप्टेंस बेटे को भी और बहू को, जो सास को भी और लड़की को भी ये समझना चाहिए कि उसकी अटैचमेंट उसके माँ के साथ है, उसकी एक रेस्पेक्ट है, तो वो उसको भी स्पेस दे, दोनों स्पेस दे। लेकिन जो बड़ा डील करना चाहिए वो सास को करना चाहिए, क्योंकि नई लड़की घर में आई है तो रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। मेरा उरूज से क्वेश्चन है, उरूज ये बताइए कि आप कि अगर आज के दौर के अंदर पुरानी बहुएं तो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती थी, या सासें भी ऐसी जो होती थी वो डिक्टेटरशिप होती थी, लेकिन आज की लड़की पढ़ी लिखी है, अगर उसकी सास एक डिक्टेटर तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? थैंक यू सो मच। ओके, या बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अरूज, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच याया साहब, ही इज़ रियली लवली पर्सन। दूसरा ये कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक हम कहते हैं एक मॉडर्न लड़की, बट आज की लड़की जिसमें शऊर है और वो किसी घर में जाती है, मैं मॉडर्न से ज़्यादा कहूँगी, उसमें अवेयरनेस है, और वो अवेयरनेस का जब किसी घर में जाती है और उसकी सास डिक्टेटर है या बुरा सलूक करती है उससे, तो जो लड़की अवेयर होगी उसको सिचुएशन टैकल करने आएगी। क्योंकि हम समझते जो लड़की लड़ पड़ती है, अपने आपका मतलब बदतमीजी कर जाती है, वो सिर्फ मॉडर्न है, वो मॉडर्न नहीं है, उसके पास शऊर नहीं है। शऊर होता है सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है आपको, इस तरह के किसी की दिल आजारी ना हो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बात, अब आप इस सिचुएशन को इस तरह ले, मेरी अगर सास है और वो मुझे डांट देती है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो मेरी सास है। लेकिन अगर उसी बात पे मुझे मेरी वालदा डांटेंगी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी वालदा है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हम अपनी बच्चियों में भी डालते हैं कि ये सास है और ये वालदा है। सो ये डिफ्रेंसिएशन जो खत्म होगा वो अवेयरनेस के साथ। सो मॉडर्नाइजेशन जो हम कहते हैं आजकल, वो पढ़ने लिखने के साथ तो आती है, बट हम वी आर मोर फोकस्ड ऑन वेस्टर्नाइजेशन। व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज कि दिमाग का शऊर आपका बढ़े, कि आपको डिफरेंशिएट हो कि अगर कोई शख्स मुझसे कोई बात कर रहा है तो शायद उसकी नीयत बुरी नहीं है, वो शख्स मुझसे बात कर रहा है। सो हर रिलेशनशिप के अंदर, इवन चाहे वो आपका अपना सगा रिलेशनशिप क्यों ना हो, यानी कि बाप बेटी का या माँ बेटी का या बाप बेटे का या सास बहू का या बहू सास का, दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, एक दूसरे की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे वो लड़की अनपढ़ हो, चाहे वो सास बहुत डिक्टेटर हो, चाहे बहुत प्यार करने वाली हो, अगर रिलेशनशिप में आप बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे तो वहां पे कभी भी कोई तल्ख चीज नहीं आएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इट्स अ टू वे रिलेशन बेसिकली। जितना सास को समझने की जरूरत है, शायद उससे कहीं ज्यादा बहू को भी समझने की जरूरत है। लेकिन रियलिटीज क्या है ऑन ग्राउंड, किन चीजों में फंस जाता है इंसान, उससे निकलना कैसे है। तो हमारे साथ जो सास बहू हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं कि ये कैसे अपना वक्त गुजारते हैं साथ, किस तरह नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, पॉजिटिविटी को अपने पास लाते हैं और सब अच्छा रहता है। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? फरत नाम है आपका, और आपकी बहू का क्या नाम है? शीजा। ओके, तो फरत साहिबा कैसी हैं आपकी बहू? बहुत अच्छी हैं। पहले तो थोड़ी सी थी हमारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक हो गए। जैसी बेटी है वैसी है ये। पहले क्या थी थोड़ी बहुत? पहले जाहिर है कि जैसे अपने घर से आते हैं, हमारे घर के और तौर तरीके थे, उसे एडजस्ट करने में ज़रा टाइम लगता है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आपकी फिर लड़ाई होती थी जब चीज़ों बस थोड़ी सी? नहीं, लड़ाई नहीं होती थी, बस ये कि मिजाज थोड़ा सा तल्ख एक दूसरे से हो जाता था। तो वो किन बातों पे होता था, क्या होता था? वो बस थोड़ा फील होता था कि बेटा जिम्मेदार नहीं है। उसको देखते हुए ना बेटे को भी समझाया कि बीवी के हकूक़ बीवी को दो, बेटे के हकूक़ माँ का माँ को दो। तो बेटे ने कहा है, फिर मैंने बहू से भी कहा है, तो बहू ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से। तो आपको क्या बातें बुरी लगती थी? मुझे ये कि वो जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, जाना है तो खुद जाना है, लेके नहीं जाना। जैसे कि पहले मैं बेटे के साथ जाती थी, अब वो मुझे नहीं पूछता था। अब जबकि वो अब शीज़ा है, ये मुझे कहती है कि साथ लेके जाना है, तो ये लेके जाती है, तो साथ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो कितना अर्सा हो गया आपके बेटे की शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल, माशाल्लाह। तो इन 3 सालों में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि अब आपके बिल्कुल अच्छे हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। तो ख़राब कितनी देर रहे? यही कोई 6-7 माह।
अच्छा, बड़े लकी हैं आप दोनों। तो शीजा से पूछते हैं कि आपको क्या बातें बुरी लगती थी अपनी सास की? नहीं सबसे पहले तो बेसिकली मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की अपने फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ के दूसरे घर आती है तो सबसे पहली बात है कि वही इट्सेल्फ बहुत बड़ी उसके लिए एक डिफ़िकल्टी है कि अपने घर के बैकग्राउंड को उसमें आप सर्वाइव कैसे करते हो। अगला नहीं जानता कि आपके घर के कैसे माहौल है, या इफ़ यू आर ब्रॉड माइंडेड और इफ़ यू आर नैरो माइंडेड, तो वो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी कि अपने घर का वो माहौल छोड़ के कहीं और जाना, बहुत सी बातें दिल में आती हैं कि कैसा अगले फ़ील करेंगे, कुछ बोल दें तो वो क्या नेगेटिव थिंकिंग ना हो जाए अगले की। तो ये है। और सेकेंडली ये कि सबसे बड़ी बात कि एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। वर्किंग वुमेन है या तो वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली ये था कि हमारी लव मैरिज थी, तो आफ्टर मैरिज तो ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारी बहू काम नहीं करेगी। तो लेकिन आई वॉज़ अ वर्किंग वुमेन, तो मसला ये था कि मैं हमेशा आप जब सोशल हो जाते हो तो आपको वो एक माहौल में आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि अपना आप सोशल हो एंड यू हैव टू सर्वाइव विद द पर्सन जिन्हें बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं हाउस वाइफ्स को। तो उस पर थोड़ी लड़ाई होती थी, ये कहती थी जॉब नहीं करनी। तो बस फिर अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा बस देख लो, तुम समझा लो, अब वो तुम्हारी अम्मी भी हैं। बस फिर मैंने समझा लिया इन्हें। और अगर तो अभी आप जॉब करती हो? नहीं अब नहीं, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पे ही एक रिलेशनशिप चलता है, कॉम्प्रोमाइज़ पे। अब अगर वो मुझे कहते हैं कि आपने अब जॉब नहीं करनी, तो इट इज़ फॉर माई बेटरमेंट, कि वो चाहते हैं कि आपके हमें कोई इतने फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर कभी भी मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़े कि कोई भी क्राइसिस आ जाए, अल्लाह ना करे, तब मुझे बिल्कुल इजाज़त है कि यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क एज वेल। तो वेरी सपोर्टिव फैमिली माशाल्लाह। और स्टार्ट में हुआ था। स्टार्ट में क्या हुआ था? हम चाहते वो जानना हैं चाहते आप हैं लोगों को basically। सामने बिठाकर हम लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। स्टार्ट में ही मैंने सबसे पहले हाईलाइट किया कि वर्किंग वुमेन का ये सबसे बड़ा इशू था कि उनकी फैमिली से था कि आपने काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी। तो आई वाज लाइक कि ओके, जॉब तो एक रीजन हुई ना, ये तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं भी जॉब होता है। करती। हाँ, और इसी चीज़ पे लेकिन बाद में आफ्टर मैरिज इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिल में बात आई कि अगर इफ़ दे कांट एक्सेप्ट मी कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, देन वाई आर दे प्रेफरिंग कि मतलब माय हस्बैंड वाइफ ही प्रेफरिंग कि वो मुझसे ही शादी करें इस वजह से। तो बहुत दिल में बातें आई इस चीज़ से। मैंने उनसे भी कहा कि अगर आपकी फैमिली को वर्किंग वुमेन नहीं चाहिए थी तो आप फिर मुझे पहले ही बता देते। तो इस चीज़ पे थोड़ा हुई थी, लेकिन वो फिर मुझे पता चला विद द पैसेज ऑफ टाइम कि इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ माय फैमिली, ये मेरे ससुराल वालों की गलती नहीं है। तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम। खाना बनाना आता है आपको? हाँ जी। खाना बनाना आता हाँ है? जी। सही से बना? जब आई थी तब आता था बनाना? नहीं जब नहीं इन्होंने ही सिखाया। बहुत अच्छा बनाती हैं। बड़ी बात है। तो जब आप सिखा रही थी और वो नहीं बना पाती होंगी तो डांट पड़ती? नहीं, मैंने जैसे कहा वैसे ही इन्होंने बनाया, वैसे ही जैसे बताती थी वैसे करती थी। तो इनकी लव मैरिज हुई, आपको इस पर कोई एतराज हुआ? नहीं, या दिल में कोई बात रह गई? सही से बता दें, सच से। नहीं वो नहीं। एक पता है, अपने बेटे से कहा था कि अपनी पसंद की, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। अच्छा। तो मैंने कहा था अपनी लाइफ खुद गुजारनी है तो आप अपनी मर्जी से। लेकिन जब आई थी थोड़ा सा बिहेव में थोड़ा सा था फर्क, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो आपने बताया कि रेस्टोरेंट पहले आपका बेटा आपको लेके जाता था, बीवी आने के बाद वो आपको पूछता नहीं था। एक तो हो गया ये इशू। इसके अलावा क्या फील होता था आपको? और तो कुछ इतना फील नहीं हुआ, मतलब कि जैसे सिर्फ रेस्टोरेंट वो क्योंकि इतना ही टाइम होता था आने का ना, ऑफिस से आके लेके वो जाना। एक ही बेटा था शायद, वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत पहले आपको अटेंशन तवज्जो देते थे और जब बीवी आई तो वो तवज्जो बढ़ गई, जिसकी वजह से उनको फील होता था। हाँ जी, इसलिए मुझे ज्यादा फील हुआ कि नहीं। फिर आपने अपनी इस फीलिंग्स को कैसे ठीक किया? मैंने बताया, अपने बेटे को भी बताया, अपनी बहू को भी बताया। फिर इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने मुझे लेके कह रहे ये तो कोई मसला ही नहीं है बस। यानी आपने एडमिट किया कि आपको ये फील होता है और इस वजह से आप लड़ती हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, बड़े रेगुलर कॉलर है हमारे, बलूचिस्तान से नसीबुल्लाह दुरानी, उनसे बात करते हैं। नसीबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जमील भाई, खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
आज के टॉपिक माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, तो देख रहे हैं, बस नंबर कॉल करता हूँ, नहीं लगता आपका नंबर, बहुत बिजी रहता है। अब लग गया नंबर आपका। तो आज के टॉपिक के हवाले से ठीक ठाक हो जी? बेहतरीन, आपको मेरा सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे जरूर। और जो है आज का टॉपिक माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। और सास बहू का जो है मसला दरअसल असल ये होता है कि बर्दाश्त जो है होना चाहिए ना, कोई बात कोई काम पे सास को बर्दाश्त होना चाहिए, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए ना। तो बात जब होती है तो बात बिगड़ जाती है ना। ठीक है, तो बर्दाश्त जो है अच्छा चीज है। बहुत शुक्रिया आपका नसीबुल्लाह दुरानी, अच्छी बात की इन्होंने। बिल्कुल अरूज, जाहिर है हमारे कॉलेज भी आ रहे हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं कि बर्दाश्त होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनने का हौसला होना चाहिए। और जो अभी आप गुफ्तगू सुन भी रही हैं, हमारे साथ एक सास भी हैं और एक बहू भी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? और साथ ही इन सास बहू के कॉन्फ्लिक्ट में जिन 2-3 बातों का आपने भी जिक्र किया, एक शौहर का किरदार क्या होना चाहिए? अच्छा, आप देखें, मैं आपको स्ट्रेट मैं शुरू से एंड तक 2-3 बातें बताना चाहूँगी जी। पहली बात तो ये कि जो सास और बहू का रिलेशनशिप होता है वो डेफिनेटली सेंसिटिव होता है, लेकिन हम जब किसी के लिए रिश्ते में कोई चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन खातून ने कहा कि हमने बात की और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड इट वाज म्यूचुअल, सो इट इज़ गुड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम पर्टिकुलरली, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। जनरल बात के अंदर है कि जब हम कोई काम किसी के लिए करते हैं, हम कहते हैं इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है, बड़े दो वर्ड्स को समझना हमारे लिए हर रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़, एक सेक्रीफाइस। कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके अगेंस्ट मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया कि मुझे आगे चल के कुछ मिलेगा, मतलब नॉट एज इन मटीरियलिस्टिकली, लेकिन मुझे आगे चल के लोग पसंद करेंगे या मुझे समझेंगे या मुझे प्यार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सेक्रीफाइस, मैंने एक काम छोड़ दिया, कर दिया, उसके एवज में उसके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे कोई मेरी तारीफ करे ना करे, मुझे प्यार करे ना करे, मेरी इज्जत करे ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी रिश्ते में कोई चीज़ करें तो या तो फिर सेक्रीफाइस करें वरना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज देन यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, और वो अगला बंदा अगर वो नहीं दे पाएगा तो रिश्तों में तनाव होगा। सेकेंड, इन सास बहू का स्पेसिफिक जो आपने रिलेशनशिप बताया, आई वुड से दोनों बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। और जो सास है उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया अपने बेटे से कि मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, कि आप जा रहे हो, आप टाइम दे रहे हो अपनी, जो आप टाइम मुझे दिया करते थे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ लिमिटेड टाइम, आप ऑफिस से आते हो एंड देन यू ऑलवेज बिजी, एंड देन वही रात का टाइम थोड़ा सा होता है, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे हो। तो वो अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। जब वो ओपन होता है कम्युनिकेशन, देन दूसरे बंदे को पता है आपका माइंड सेट क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने जहन में स्टोरी बनाते हैं कि मेरा बच्चा मुझे टाइम नहीं दे रहा, उसका पूरा एंड तक अपने जहन में सोचते हैं, वो मुझे टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नई बहू आ गई है और वो जो बहू है वो मना कर रही है उसको टाइम देने से। अब हो सकता है बहू ने कुछ ना मना किया हो सकता है बेटे ने भी ना सोचा हो इस बारे में, लेकिन आपने अपने जहन में सोचा और आपने उसका रिजल्ट भी निकाल लिया। सो इट्स गुड, ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक और टॉपिक निकल आया कि सोच आती है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं सोचना, इतना ज्यादा नहीं सोचना कि आप आइसोलेशन में चले जाएं और खुद से बातें करते करते एक राय का पहाड़ बना लें कि अच्छा नहीं रीजन यही है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस सोच को डरेंगे। क्या ख्याल है? जी हाँ, और आप देखते रहिएगा सब सवेरे पाकिस्तान। अगर सास माँ बन जाए तो बहू बेटी बन सकती है। दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक इज्जत, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखें। सासों को ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुओं में बर्दाश्त कम होता है। एक दूसरे के साथ लिहाज से और दरगुजर से गुजारा करे तो, लेकिन ये कि बेटी तो बेटी है। जैसे वो अपने माँ के लिए सोचती है, अपनी भाभी के लिए सोचती है, वैसे वो अपने लिए भी सोचेगी कि मैं जब किसी के घर जाऊँगी तो डेफिनेटली अच्छा करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझे जो माँ भी बन सकती है, नहीं समझे तो सास ही रहती है। अपनी बेटी समझेगी तो कर सकती है, नहीं बेटी समझेगी तो नहीं कर सकती। सास से बिल्कुल अम्मा जैसे रह सकती है, हम भी रह सकते हैं। मैं कहती हूँ दोनों ही में गलतियाँ पताइयाँ होती हैं। अगर आप अपनी सास को अपनी माँ समझेंगे, एक तो आप ज़मीन से अर्श पे पहुँच जाएंगे। सास जो है वो माँ का प्यार जो बेटी को देती हैं वो बहू को नहीं देती। सासों को ख़ास तौर से जो है थोड़ा सा अपने में ज़ब्त रखना चाहिए।
उनको बेटी उधर समझना चाहिए, तो वो बेटी बन के दिखाती है, उसमें कोई बेटी का दर्जा देगी तो माँ बन सकती है उसकी। बहू बहू होती है, फिर जब अपना बुढ़ापे का टाइम आता है तो बहू काम आती है, बेटियां तो अपने घर होती है। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लोगों का क्या कहना है, आपने देखा सुना, सासें भी थी, बहू भी थी, जिन्होंने बताया कि उनके अपने अपने क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। तो जहां लिहाज, दरगुजर करना, दिल में प्यार रखना और नेगेटिविटी अपने पास ना ले देना, यही हम चाहते हैं कि आज के हमारे शो से एक मैसेज जनरेट हो कि इट्स अ 2 वे रिलेशन, ये 1 वे रिलेशन नहीं है। जैसे मियाँ बीवी का रिलेशन 2 वे होता है कि एक तरफ से प्यार मिलता रहे, दूसरी तरफ से ना मिले तो उधर भी नाराजगी होती है। इसी तरह सास बहू भी 2 वे रिलेशन है। जितना सास को ख्याल रखना है उतना ही बहू को भी ख्याल रखना है कि दोनों जो हैं वो दरगुजर के साथ, लिहाज के साथ। खैर, ये एक ऐसी डिस्कशन है जो जनरेट हो रही है, जो हम चाहेंगे कि इन दी एंड कुछ निकले इसमें से। तो बेसिकली दीबा, आपसे हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो केसेस आते हैं, लाइक रिश्ता हो गया, उसके बाद कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता चले, आपके सामने आए कि जी बताया आपने ये था, हो ये गया, दिखाया कुछ, निकला कुछ, इस तरह की चीज़ें आती हैं? देखिए, बात ये है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब रिश्ता होता है, यानी कि जब शादी से पहले से थोड़ा सा आप लें कि लड़की को कहा जाता है कि जो कुछ भी करना है शादी के बाद करना, कुछ भी करना है शादी के बाद करना। तो वो लड़की की जो उम्मीदें हैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जब मैं ब्याह के जाऊंगी तो मेरा जो शौहर है वो मेरी वो सारी जो उसकी ख्वाहिशें जो शायद शादी से पहले नहीं की गई थी वो पूरी करेगा। ठीक है जी, अब वो अपनी उस पर होती है, इधर से जो सास है वो अपनी उस पर होती है कि जनाब बच्ची बहू आएगी तो वो जो भी उसकी एक है, ज़ाहिर है कि वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है अपने घर की, ज़ाहिर उसने एक अपनी हुकूमत वो कर रही होती है। तो उस हुकूमत में अगर वो किसी को पहले वो स्पेस देगी, वो जगह देगी, जगह वो कैसे वो बच्ची बनाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ लड़के की जो वालदा है उसका रोल नहीं है, लड़की की वालदा का भी रोल है, दोनों तरफ की जो होती है ना सासें। तो लड़की को बसाने में 101% उसकी वालदा का रोल होता है। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाता है लड़के की, और उसके बाद लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आती है। ठीक है जी, ये 3 अहम होते हैं लोग। तो लड़के पर क्या जिम्मेदारी होती है? लड़के इस तरह का कोई तो सारी जिम्मेदारी होती है जी। आप भी शादीशुदा हैं, आप भी इस बात को समझेंगे कि आपने जब हमारी तो मिसाल माशाल्लाह, मैं और दुआ अक्सर यही डिस्कस, ये टॉपिक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे हम यही कहते थे कि यार वी आर सो ब्लेस्ड कि हम चीज़ों को कितना अच्छे से समझते हैं। तो हम ये कोशिश करें लोगों को समझाएं, उनके दिमागों में डालें। देखिए, पॉजिटिविटी जो होता है वो आप बताएं, लेकिन साथ साथ जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप वो भी बताएं, और अपना इंसान ज़ाती एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है जी, पर्सनैलिटी अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है तो ये भी देखें कि वो जो सास है ना, वो जब खातून जो है वो जब सास बनती है तो वो उस चीज़ को लेकर आती है कि उसके साथ क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे वो समटाइम उनके माइंड में होता है और वो उस चीज़ को वैसे रिलेट ये चीज़ें बहुत, ये सारी आप समझिए कि नफ्सियाती तौर पे इंसान वो आपको वो सारी जो है वो फ्लैशबैक होता है। उसके बाद फिर जैसे आपको मैंने कहा कि लड़की एक उम्मीद से आती है, तो सारा जो दारोमदार है वो मियाँ उस लड़के के ऊपर होता है, जो शौहर भी है, बेटा भी है, भाई भी है। ठीक है जी, तो अब बात सिर्फ आ जाती है कि खाली सास बहू का नहीं है, ये एक सबका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक घर बसता है। सही, बिल्कुल ग्रेट। लेकिन अभी आप ब्रेक में बात कर रही थी कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले भी कि बर्दाश्त नहीं होती, एक दूसरे को स्पेस नहीं दी जाती तो ये रिश्ता फिर ख़राब होता है। अभी आप कह रही थी कुछ मेडिकल इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, औलाद नहीं होती है तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास कॉल्स आती हैं, ज़्यादातर जो है वो रेफरेंस के साथ आती हैं। कोशिश की जाती है कि रेफरेंस का हमें ज़रूर पता हो, क्योंकि हमने 2 ख़ानदानों को मिलाना होता है, खाली लड़का लड़की को नहीं मिलाना होता। तो वो रेफरेंस के साथ फिर हम पीछे तक केस की जो है वो देखते हैं। मेडिकल पॉइंट से जो आप बात कर रही हैं उसमें डिवोर्स की रेशियो आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो लड़के वालों के लिए और लड़की वालों के लिए सबसे आसान काम क्या होता है कि आप वो मेडिकल पॉइंट पे उसको उसके ऊपर वो एक लेबल लग जाता है कि ये अनफिट है, वो भी जो है वो बेबी पैदा नहीं कर सकती, तो डिवोर्स का हो गया वजह। और आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना रेशियो इन्हीं चीज़ों की आ रही है। तो इस काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ औक़ात हमें सच्चाई भी सामने आ जाती है, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, कहीं ना कहीं से क्या सामने आ जाती है? सच्चाई जैसे ये आती है कि तलाक अगर दी है
तो वो वजह कोई और होती है। और उसको बेस बनाया जाता है कि औलाद नहीं है। एग्जैक्टली। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैं बताती हूँ कि एक लड़के के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम के इम्पोर्टेंसी की वजह से डिवोर्स हुई। अच्छा, अब वो तलाक हो चुकी थी, उस लड़की की फिर एक बार 2 बार शादी हुई, बेचारी वो नहीं बच सकी, लेकिन उस लड़की की दोबारा शादी हुई और अल्लाह ने उसको औलाद दी। तो ये चीज़ें आती हैं कि झूठे इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन ये मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये भी बहुत बड़ा एक कलमी है। जैसे हमारे साथ एक कॉलर हैं मिसेस रोजीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम सर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी सर, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं सच बताऊं, ये जो सास बहू का रिश्ता है ना, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। रियली ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसको सिर्फ समझने की और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना सोचने, एक सोच की बात है कि जिस अगर अच्छी सोच के साथ आप ये रिलेशन को आगे निभाएंगे ना तो बहुत अच्छा है। जब एक लड़की एक घर से आती है ना तो वो अपना एक डाटा लेकर आती है। आप एक मोबाइल भी अगर लेते हैं ना तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब आप डाटा चेंज करते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर बीच में छेड़ा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो जब एक लड़की अपने 25 इयर्स का डेटा लेकर आपके घर में आती है तो उसको कम से कम आप थोड़ा सा टाइम दें कि वो आपके घर के डेटा के अंदर चेंज हो सके। Exactly. ये बात एग्जांपल दी आपने। बहुत एग्जांपल दी, बड़ी अच्छी। आप ये बताएं, आप सास हैं या बहू हैं? सर मैं सास हूँ दामाद की, बहू मेरी नहीं है, मैं दामाद की सास हूँ। और मैं सच बताऊँ सर, आप देखें, एक दूसरी एग्जांपल दूँ, अगर एक पौधा भी होता है ना, आप एक पौधे को अगर एक गमले के अंदर से जमीन में अगर डालते हैं ना तो वो पौधा जड़ के साथ आप नहीं डालते, उसके साथ उसकी मिट्टी भी साथ ही होती है, ठीक है ना। तो वो कुछ अर्से तक अपनी मिट्टी के जरिए से वो सांस लेता है पौधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ों के अंदर जमीन को पकड़ता है। यही जो एग्जाम्पल के सास बहू के रिश्ते में आती है। और अगर ये घर के अंदर ये दोनों सास बहू एक हो जाए ना सर, तो घर के मर्दों की मजाल नहीं है जो वो छू भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी। जी जी, बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी। बहुत शुक्रिया मिसेस रुबीना आपकी कॉल के लिए। मिसबा है हमारे साथ एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, और क्या शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं मिर्जा बात कर रही हूँ साहिवाल से। कैसे हैं आप दोनों? जी हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं आज का जो टॉपिक है माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल के दौर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैं बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि मतलब कि सास बहू का रिश्ता मेरा हमेशा ही से ही ऐसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी सास का एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमारे दरमियान लड़ाई हुई हो, कोई बात हुई हो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर मुझे अपनी अम्मी की कोई बात बुरी भी लगती है तो इट्स ओके, कभी उसको दिल पे नहीं लिया। और जाहिर सी बात है उनको भी मेरी कोई बात बुरी लगती ही होगी, लेकिन आज तक कभी भी मेरी किसी भी बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। इवन कि मुझे बेटी बनकर उन्होंने समझाया है। मैं कहती जैसे मुझे सास मिली है, मुझे एक माँ मिली है, मेरी दुआ है कि दुनिया की हर बेटी को ऐसी सास ऐसी माँ मिले। आमीन। बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने मिसबा, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हैं जुल्करनैन मुरीद के से। जुल्करनैन अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर। मैं बताना चाहता था कि पाकिस्तान में 3 चीजें मिक्स आता है, 3 माशरा, इस्लाम, मशरकी माशरा और मगरबी माशरा। अच्छा। तीनों जब बहू घर आती है ना, ये नहीं पता वो किस फैमिली से रिलेटेड है, उनका घर का माहौल कैसा है, मगरबी है, मशरकी है या इस्लाम। सही बेसिक लड़ाई यही है। इसके अलावा मैं अपने यानी कि दोस्त जो मर्द हज़रात उनके लिए बीवी के हकूक हैं, उनको हकूक देने चाहिए। वालदैन की खिदमत जो है वो फर्ज है। बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने बैलेंस रखना चाहिए। तो इसके अलावा अभी मेडिकल इशू की बात हो रही थी, जो इस्लाम के फॉलोअर है ना जी, उनके लिए ये है कि हजरत इस्माइल की पैदाइश हजरत इब्राहिम के यहाँ, इब्राहिम की 84 साल उम्र थी तब हुई थी। जो लोग मेडिकल को इशू बनाते हैं ना, उनके लिए ये पैगाम है, ये सोचिए कि हमें इस्लाम में ये बहुत बड़ा पैगाम है कि उनको 84 साल की उम्र में बेटा मिला था।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका मुरीदकी से आपने कॉल की। इसमें कोई शक नहीं है कि बीइंग अ मुस्लिम हम किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं थोप सकते, हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बेशक मेडिकल कुछ भी कह रहा हो, रिपोर्ट्स कुछ भी कह रहा हो, लेकिन यकीन, ईमान, तवक्कल तो अल्लाह पे है ना। औलाद देना तो अल्लाह का काम है। और बहुत अच्छी आपने बात की है। और जिस तरह दीबा भी ये कह रही थी कि इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अरूज का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए इसमें। अरूज, साइकोलॉजिकल क्या अंदर टूट फूट हो रही होती है जब इस तरह के मामलात घर में चल रहे होते हैं? अच्छा, मैं अपना थोड़ी देर पहले मैं अपना तीसरा पॉइंट जो बता रही थी उससे बड़ा रिलेटेड जी है। जी, वो भी कंप्लीट करें। वो ये है कि हम अक्सर हमें अक्सर ये फील होता है कि हम जो अपने रिश्तों को लेते हैं हम अपनी पोजेशन की तरह लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी चीज़ है। जब हम रिश्तों को एक पोजेशन या एक चीज़ की तरह देखते हैं, तो जब हम अपनी बेटी किसी को देते हैं तो दामाद को बड़े प्यार मोहब्बत से घर में बुलाते हैं। अगर दामाद बदतमीजी कर ले तो भी उसकी बात सुन लेते हैं, दामाद के लिए खाना भी सर्व करेंगे, दामाद के लिए हर काम करेंगे। जब किसी की बेटी हमारे घर में आती है तो हम उसको अपना नहीं समझते, हम कहते किसी और की चीज़ है। तो जब वो उसको फिर हम सही ट्रीट भी नहीं करते, उसको हम वी निगलेक्ट देम और हम उनकी बात नहीं सुनते। अच्छा, इसी तरह जो घर में आती है उसको भी यही फील होता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है, मेरा जो सिर्फ है वो मेरा शौहर है। सो पहले जो हमारा माइंडसेट चेंज होना है कि इंसान जब शादी करता है किसी से, या लड़का या लड़की कोई भी, वो सिर्फ एक शख्स से शादी नहीं करता, वो पूरे खानदान से शादी करता है। ये हमारा माशरा है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट ओनली। अच्छा, सेकंड, ऑन दी सेकंड हैंड, आपको अपने रिश्तों के अंदर उम्मीदें जो होती है, बहू के आने से पहले उम्मीदें यहाँ पे सेट हुई हुई होती है। अब उस बहू को ना आपने कभी वो उम्मीदें लिख के दी, ना मुंह से बताई, बस सोचा मैंने सोचा तो वो समझ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी तरह जो बहू भी आती है, शायद हो सकता है जिस तरह दीपा जी ने बताया कि अब घर वाले कहते हैं कि तुम शादी के बाद करना, शादी के बाद करना, वो भी अपने जहन में उसके होता है कि ठीक है मैं शादी के बाद ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन वो भी डर के मारे वो बातें नहीं बता सकती। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है बोल दो, क्योंकि उसने नहीं कहा था आपको कि मुझसे ये एक्सपेक्ट करो। तो अगर आप सोचते हो कि आपकी बहू सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाए, या आप सोचते हो कि वो आपके शौहर के अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम ना गुजारे, उसको बोल दो। सेकेंड थिंग, आप जब किसी के साथ, यानी कि अपने आपके बेटे की जब शादी होती है या जब आपके घर में कोई नई लड़की आती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यही सिचुएशन कभी आपके साथ भी थी। अच्छा, एट दैट टाइम शायद आपके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ होगा या बहुत अच्छा सलूक हुआ होगा, व्हाट्सएवर। आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है कि व्हाट इफ मैं इसके शू में थी तब मैं क्या करती या मैं क्या एक्सपेक्ट करती। हमेशा अगर किसी इंसान के साथ आप अच्छा या बुरा करना चाहते हो, अच्छे बुरे की एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप हमको बताएं कि मैं किस तरह मालूम करूं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। मैं क्या सिर्फ ये देखो अपनी ज़िंदगी में, अगर वो कोई काम तुम्हारे साथ हो, अगर तुम्हारे लिए अच्छा है तो अच्छा है। सो ये देखो कि जो तुम आप उसके साथ सलूक कर रही हो, अगर यही सलूक आपके साथ हो तो आपको कैसा फील होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गो इनटू समवन एल्सेस शू, कि अगर कोई सलूक आपके साथ हो रहा है और अगर आपको बुरा लगता है तो किसी के साथ ना करो। तो ये बड़े बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, मौला कायनात का कॉल है कि इंसान दुख नहीं देता, उससे वाबस्ता जो आपकी उम्मीदें होती हैं वो देती हैं। तो उम्मीदें ना करें रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज अगर जितने ज़्यादा उम्मीदें होंगी उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। और अगर उम्मीदें हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर कट आप टेबल पे रख दें, ये मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ। थर्ड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमने बात की मेडिकल इशू की, अगर आज साइंस बहुत आगे जा चुकी है, शादी से पहले एक टेस्ट तो आपको थैलेसीमिया का डेफिनेटली कराना चाहिए। तो शादी से पहले अगर आपको लगता है जी मैं शादी कर रहा हूँ अपने खानदान को बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, या मेरा पूरा मोटिव यही है, शादी से पहले टेस्ट करा ले आप, अपनी बच्चियों का भी अपने बच्चों का भी, कि आपको शादी के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट कभी ना आए कि हमने शादी के बाद कराया, पहले लड़की में नहीं देखा, पहले लड़के में नहीं देखा, पहले देख लो। द मेडिकल टेस्ट विल प्रूव एवरीथिंग। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन समथिंग ब्लाइंडली, क्योंकि शादी से पहले तो हम कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, शादी के बाद जब नहीं होता तो कहते लड़की में फॉल्ट है। तो ये हम में बड़ा तजाद है इस चीज में। तो इस तजाद को खत्म कर, शुरू होने ही ना दें, पहले ही टेस्ट कर ले अपने। आई वुड से दैट पर्सनली। ओके, ये भी एक अच्छा आइडिया आपका, क्योंकि वैसे भी आजकल
ना सिर्फ औलाद का ना होना एक प्रॉब्लम है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होने वाली औलाद में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स अब यही कहते हैं कि आप जब शादी करने जा रहे हो तो माइंड ना किया जाए इस चीज़ को, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अरूज, थैंक यू सो मच, बहुत सी बातें आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, और मैसेज भी बहुत अच्छे गए हमारे देखने वालों को। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़रा जाते जाते पूछा जाए सास बहू से कि मुश्किलात क्या आई, उसको ओवरकम कैसे किया, अभी जिंदगी बड़ी एक आपके प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ हुकूमत की सतह पे आनी चाहिए कि जो निकाह से पहले ब्लड टेस्ट का उसको लाजम कर दें। ये चीज़ लाजम कर दें ताकि मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि बाहर आप देखें दुबई में देखें निकाह से पहले मेडिकल रिपोर्ट आपके पास जो लोग आते हैं आप उन्हें रिकमेंड करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती, मगर मैं करना चाहती, क्योंकि अब देखें सारे इस चीज़ को माइंड करेंगे ना। लेकिन जब एक लॉ बन जाएगा, अब देखें हेलमेट का ही मिसाल ले लें कि वो सेफ्टी पर है, लेकिन लोग नहीं उसको करते, नहीं इस्तेमाल करते, मगर अब जब चालान आया तो सबने इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये जो मेडिकल टेस्ट है इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी कोई ऐसा लॉ बनाए कि निकाह से पहले ब्लड टेस्ट हो और ये जो सारे मसले हैं इनका हल हो। बिल्कुल सही। तो कोई मैसेज देना चाहें आप, चूंकि आप सास हैं तो आप बहुओं को मैसेज दे दें, आप बहू हैं तो आप सासों को मैसेज दें। मैं सासों को ये देती हूँ मैसेज कि जैसे अपनी बेटियों से करते हैं ना, आने वाले के लिए ये सोचें कि हमारी बेटी है, कल को हम बीमार होते हैं या घर में कोई प्रॉब्लम होती है वो हमें माँ समझ के हमारा करें। और बेटियों को भी जैसे हम करते हैं ना, बेटियों को अब जिम्मेदारी वहाँ दूसरी अपनी है, वो बच्चों से निकल के आ नहीं आ सकती। बहू के साथ अच्छा सलूक किया हुआ होगा तो बहू हमारे साथ अच्छा करेगी। अच्छा, और बहू के लिए क्या मैसेज दिया आपने? जी, बहुओं से हम बेटियों की तरह सलूक किया जाए कि जैसे बेटियों के लिए किया जाता है वैसे ही। ओके जी, आप? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप एज यू हैव सेड बिफोर कि दोनों तरफ पे मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। तो जिस तरह हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। पूरे पैनल का बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। डेफिनेट हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि एक पॉजिटिविटी जो रिश्तों को खूबसूरत करती है वो होनी चाहिए। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं और मैं चाहूँगी कि वो एग्जाम्पल के तौर पर लोगों में ये अच्छा सा मैसेज आए। तो ख्याल रखिए अपना। कल मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।